हेलो 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 हेलो। अपनी जगह से हिलो, पढ़ने लग जाओ। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो। नहीं अमन पांडे, कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं। अब बंद कर दिया मैंने व्हाट्सएप खेलना बंद कर दिया अब। ठीक है, यहीं पे पढ़ो, चुपचाप पढ़ो, बस खत्म। ठीक है, ओके। हेलो हेलो, एक कह रहा बोलो बोलो। चलो, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? मस्त हो? पढ़ाई सही चल रही है? बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो? आइए शुरुआत करते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारा अध्याय चल रहा था बेटा जी। और इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं गुरु? इसमें हम लोगों ने पुंकेसर की बात कर रहे थे, जिसको हमने लघु बीजाणु पर्ण बोला था। इस पुंकेसर के अंदर लघु बीजाणु धानी पड़ी थी, जिसकी 4 स्तरें, सबसे बाहर बाह्य त्वचा, फिर अंतस्थीसियम, फिर मध्यस्थ, फिर टैपिटम। इनके कार्य मैंने आपको बता दिए थे। बाह्य त्वचा का कार्य क्या था, ये आपको पता लग गया है। अच्छा, हमारी एनसीईआरटी में मिस्टेक थी। यहाँ पर क्या मिस्टेक थी आप जानते हैं? यहाँ पर अंतस्थ त्वचा लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। ये अंतस्थ त्वचा नहीं है, ये बाह्य त्वचा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको। अंतस्थ त्वचा नहीं है, बाह्य त्वचा। उसके नीचे कौन है? अंतस्थीसियम मध्य परत। ये क्या कर रही थी? स्फुटन में हेल्प करती है। उसके बाद टैपिटम। टैपिटम के 3 कार्य मैंने आपको बता दिए थे कल। एक तो था पोषण देना, दूसरा कार्य क्या था बेटा जी? कैलेज एंजाइम निकालना। तीसरा कार्य मैंने आपको बताया था क्या बनाना? यूबिश काय बनाना, जो किससे बना हुआ है? प्रोबिश से और स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन जो सबसे कठोरतम पदार्थ है पादप जगत का, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ था। क्या बने थे? 4 लघु बीजाणु बने थे। और इस प्रक्रिया को क्या बोला गया था? लघु बीजाणु जनन। आपकी इंग्लिश, आपकी हिंदी मीडियम के एनसीईआरटी में एक छोटा सा मिस्टेक है, और वो क्या मिस्टेक है? लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया को लघु बीजाणु धानी लिखा हुआ है, तो प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर इस जगह पर एक मिस्टेक है। और क्या मिस्टेक है? यहां पर लघु बीजाणु धानी लिखा हुआ है, प्लीज इसको सही कर लीजिएगा। यहां पर लघु बीजाणु धानी की जगह क्या करना है? लघु बीजाणु जनन करना है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन करना है। यहां पर मिस्टेक है, लघु बीजाणु धानी नहीं है। ये क्या है? ये लघु बीजाणु जनन है। ये मिस्टेक है, इस मिस्टेक को सही कर लेना। एक गलती कर रखी है, नई एनसीईआरटी में भी कर रखी है, पुरानी एनसीईआरटी में भी कर रखी है। ठीक है, मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणु जनन है। डन। चलो जी, यहां तक की बात हम लोग कर चुके थे। आज हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। अच्छा, आज हम क्या करेंगे? अपनी एनसीईआरटी को रीड आउट भी करेंगे। सो इस तरीके से ये बात हम लोग कर चुके थे। हमने लघु बीजाणु बना दिए थे। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका से हमने लघु बीजाणु बना दिए थे। यहां तक की बात क्लियर हो गई थी। फिर वो लघु बीजाणु का हमने परिवर्धन भी करा दिया था, याद कर। ये जो लघु बीजाणु जो थे, हमने इनका क्या करा दिया था बेटा? इन लघु बीजाणु जनन करा दिया था। लघु बीजाणु जनन के बाद लघु बीजाणु का परागकण में बदल भी दिए थे। अब आप मुझे बताइए, कल जो हमने परागकण बनाया था गुरु, इधर देखिएगा, फटाफट देखिएगा, चीज रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। ये हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका है बेटा। ठीक है, ये हमारी कौन है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका है। और इससे क्या हो गए थे सर? 4 लघु बीजाणु बने थे। और ये कैसे थे? हैप्लॉइड थे। कैसे थे? हैप्लॉइड थे, ये अगुणित थे। ये हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये हमारे लघु बीजाणु थे। फिर लघु बीजाणु में से एक लघु बीजाणु की हम बात कर लेते हैं, इसका परिवर्धन कर लेते हैं। ये लघु बीजाणु का जब परिवर्धन हुआ तो फाइनली आपकी 2 कोशिकाएं बन चुकी थी और 2 केंद्रक बन चुके थे। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है जी, ये हम लोगों ने 2 कोशिकीय और 2 केंद्र की अवस्था वाला क्या बना दिया था? परागकण बना दिया था। यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई तकलीफ तो नहीं थी? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? बी पॉलन क्या होता है? बी पॉलन का मतलब बी मीन्स हनी बी। हनी बी मीन्स मधुमक्खी। अब मधुमक्खी जिन परागकण को लेकर जाएगी वो बी पॉलन कहलाएगा, है ना। या बी पॉलिनेशन अगर पूछेगा तो बी पॉलिनेशन का मतलब वो परागण जो मधुमक्खियों के द्वारा होता है।
सर सेल वॉल नॉन लिविंग क्यों होती है? क्योंकि उसमें उपापचय अभिक्रिया नहीं होती, यानी उपापचय मींस ना कुछ निर्माण हो रहा है ना कुछ टूट रहा है, जिसको हम उपापचय अभिक्रिया बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। सेल वॉल केवल डिपोजिशन है, डिपोजिट हो गए कण, सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज के कण को हमने डिपोजिट कर दिया, अब उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। जब रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। ठीक है। प्रारूपी का मतलब क्या होता है? प्रारूपिक मतलब एक, जैसे मैंने बोला कि मेरे को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए तो तुम बोलोगे हाँ सर हमारे टीचर हमको बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, तो मैं एक रूप में तुम्हें पढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा हूं। हाँ, तो एक प्रारूप तुम्हारे सामने है, एक प्रारूप मतलब किसी को देखकर इसको, मतलब विद रेस्पेक्ट टू दैट, एक इंग्लिश में वर्ड होता है विद रेस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, तो प्रारूपिक पराकोश या प्रारूपिक पराकण मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम कोई चीज का अध्ययन कर रहे हैं। सर कोरोला क्या है? हमारा सिर है कोरोला। और कोई है यहां पर? कोई कोरोला क्या है? हमारा सिर है कोरोला। पढ़ाता लिखता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, संकोशिका क्या? हमारा सिर है संकोशिका। तुम मत पढ़ो, मत पढ़ो, तुमको ऐसे ही आंसर दूंगा मैं। और कोई? और कोई? संकोशिका क्या है? कोरोला क्या है? हमारा सिर है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसलिए तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तूने पढ़ा नहीं है। आर्की स्पोरियल का मतलब क्या होता है? आर्की का मतलब प्राचीन, यानी सबसे पहले प्राचीनतम कोशिका जो रही होगी वो आर्की स्पोरियल कोशिका, फिर उसके बाद में नई बनी परिधीय और फिर बीजाणुजन, है ना। तो सबसे प्राचीन कोशिका को हमने आर्की स्पोरियल बोल दिया। ठीक है, हाँ जी चले आगे। आइए, पार्थिनियम क्या है? अभी आएगा, अभी पढ़ा दिया क्या मैंने? अभी नहीं पढ़ाया। ठीक है सर, संकोशिका क्या होता है? बहुकेंद्रकीय कोशिका को संकोशिका बोलते हैं। मेरे भाई पढ़ा दिया, एक एक चीज पढ़ाई है, अब तुम ना याद रखो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आइए। सो यहां पर हमने बोला कि बेटा ये है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ये हमने बनाए लघु बीजाणु। क्या बना दिए? लघु बीजाणु। क्या करके? एक बार अर्धसूत्री विभाजन करके। कौन सा विभाजन हुआ? एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ। फिर ये लघु बीजाणु से हमने क्या बनाया? परागकण बनाया। क्वेश्चन मैं पूछूंगा भी तुमसे, ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन पूछूंगा। क्या बना दिया बेटा? ये परागकण बना दिया, और इस परागकण के अंदर दिस हरी हरी संरचना इज कोशिका झिल्ली एंड दैट पिंक पिंक संरचना इज कोशिका भित्ति। ठीक है, प्रश्न मैं पूछने वाला हूं, देखते हैं कितने बच्चे याद रख पाएंगे। आइए ध्यान से सुनना मैंने बोला ध्यान से सुनना, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में पिंक कलर की जो स्तर है वो है कौन? कोशिका भित्ति। और हरे रंग की जो संरचना है वो कौन है? कोशिका झिल्ली। सिमिलरली यहां पर भी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। मुझे फटाफट मुझे बता, यहां पर ये जो पिंक कलर की संरचना ये कौन है? तुमने बोला सर कोशिका भित्ति है ना। जल्दी से मुझे बताइए कोशिका भित्ति में क्या मिल रहा था? इस कोशिका भित्ति में क्या मिल रहा था? कल मैंने तेरे को बताया था, फटाफट आंसर बताना। हमको नहीं पता सबसे कम किसमें पाए जाते पोलन, हमने पढ़ा नहीं है, हमने नहीं देखा। फालतू के प्रश्न पूछने से बेहतर है आकांक्षा सिंह जो यहां पर पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। सबसे कम किसमें मिलते हैं, सबसे ज्यादा किसमें मिलते हैं, ये प्रश्न आएगा कि नीट में? थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाया करो यार। हाँ जी, कोशिका भित्ति जो थी ये किससे बनी हुई थी? सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई थी। इसको हम क्या बोला था? पैक्टो सेल्यूलोजिक। क्या बोलते हैं? पैक्टो सेल्यूलोजिक। कल बताया था चलो, ये जो तुमने परागकण बनाया है, इस परागकण में कितनी कोशिकाएं हैं? सर 2 कोशिकाएं हैं और 2 केंद्रक हैं, 2 सेल हैं और 2 न्यूक्लियस है।
ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, आराम से समझ में आ गया। चलो, अब ये जो परागकण तुमने बनाए थे ये कहां पर बनाए थे, ये भी याद करी सर। ये जो परागकण हमने बनाए थे ये कहां पर बनाए थे, वापस से वही कल वाला डायग्राम। ये हमारी 4 स्तरें हैं और अंदर हमने क्या बना दिए हैं सर, परागकण बना दिए हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कल जाते जाते मैंने आपको बताया था टैपिटम का एक कार्य है, और वो टैपिटम का कार्य क्या था याद कर, मैंने जल्दी से सोच, टैपिटम का कार्य क्या था सर। टैपिटम ने इस परागकण के ऊपर कुछ पदार्थ निकाले थे, याद कर, और उन पदार्थों को हमने क्या बोला था ये मैंने आपको बता दिया है। क्या, एक निकाला था प्रोबिश और एक निकाला था स्पोरोपोलिनिन, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया था, यूबिश बनाया था या नहीं बनाया था, याद कर। बनाया था। ये जो संरचना जो यहां पर डाली गई थी ये टैपिटम ने डाली थी, इसको हमने क्या बोला था, प्रोबिश। प्रोबिश जो किससे बना हुआ था सर, लिपिड या तेल बोला था मैंने आपको, तेलीय पदार्थ है। प्रोबिश जो था वो क्या था, तेलीय पदार्थ था जो चिपचिपाहट दे रहा था। हाँ सर, और इसके ऊपर क्या मिल रहा था ये भी मैंने आपको बता दिया था सर, इसके ऊपर मिल रहा था हमारा स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन अलग अलग आकृति में होता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, और उन परागकणों का फिर अध्ययन किया जाता है जिसको हम पॉलिनोलॉजी कहते हैं। हाँ भाई, ये चीज समझ में आ गई थी सभी को। स्पोरोपोलिनिन सबसे कठोरतम पदार्थ था, ये भी समझ में आ गया था। अब एक लाइन बच्चों को समझ में नहीं आई, और वो ये चीज समझ में नहीं आई थी क्या, कि सर आपने कल बताया था कि कठोरता जो होती है वो किसके कारण होती है, हार्डनेस जो होती है वो तो इनऑर्गेनिक पदार्थ के कारण होती है ना, है ना, है ना। इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसके कारण कठोरता आती है सर, है ना। कार्बनिक तो खत्म हो जाता है, कार्बनिक तो भस्म हो जाता है सर, आपने कल ये बताया था। जैसे आपने ये बोला था कि हाँ जंतुओं के अंदर सबसे कठोरतम पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है ना। और उस इनेमल के अंदर 96 से 97% जो होता है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है। बाकी आपका 1% जो होता है वो प्रोटीन होता है, ओसीन प्रोटीन होता है। याद रखना, एक प्रोटीन होता है ओसीन जो हमारी हड्डियों पे मिलता है ना, ऐसे एक प्रोटीन ओसीन जो हमारी हड्डियों में मिलता है, ऐसा ही प्रोटीन हमारे इनेमल में मिलता है, दांतों में। उसके अलावा 3% जो होता है वो आपका वाटर होता है, जल होता है। इधर फोकस कर, कमेंट करेगा कुछ समझ में नहीं आएगा, और मैं कसम से देख भी नहीं रहा कमेंट, मैं देखूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है, मैं देखूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। और तुम अगर लिखते जाओगे तो मेरा ध्यान नहीं है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम फोकस नहीं करोगे यहां पर पढ़ने पर तो तुम्हें कसम से कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम्हारा डाउट बनकर रह जाएगा। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा डाउट अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बालक है जो कह रहा है कि सर कल जो है 22 मिनट की क्लास हुई थी, इस मूर्ख से ये पूछिए कि कल जो क्लास जो हुई थी ना 22 मिनट की, उसको मैंने बाद में थोड़ी देर बाद में सही करा दिया था, वो रात तक जाकर सही हुई थी। टेक्निकल इशू है, पता नहीं किस बात के टेक्निकल इशू रोज के रोज आए रहते हैं इस एप्लीकेशन पर, मुझे नहीं पता, लेकिन था, मेरे पास मैसेज आ गया था, क्लास खत्म होते ही मैसेज आ गया था, और शाम को 7:30-8 बजे तक वो चीज सुधर गई थी। अब तुम देखो ना, चेक ना करो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहां पर फोकस करेगा तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं करेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देख, मैंने बोला था कि कोई चीज अगर हार्ड है, कोई चीज कठोर है, तो उसकी कठोरता किस पर डिपेंड करती है, उसकी कठोरता डिपेंड करती है किस चीज पर, ये जो सिंबल है प्रपोर्शन का है कि कितना प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ मिलेगा, ये मैंने आपको बताया था। अगर अकार्बनिक पदार्थ ज्यादा मिलेगा तो उतनी ज्यादा कठोरता, अकार्बनिक पदार्थ कम मिलेगा तो उतनी ही ज्यादा कठोरता। डन, इसका मीनिंग समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आप मुझे बताइएगा, इनेमल जो है
उसमें 96 to 97, चलो यहां पर 96 लिख देता हूं, नहीं तो फिर इस बात पर भी कंफ्यूज हो जाओगे। 96% क्या है? इनऑर्गेनिक पदार्थ है। 1% क्या है? प्रोटीन है। 3% क्या है? जल है। अब आप मुझे बताइए, क्या इनेमल में सिर्फ अकार्बनिक पदार्थ हैं कि कार्बनिक पदार्थ भी हैं? बोलिए, क्या इसमें, इस इनेमल में सिर्फ अकार्बनिक पदार्थ है कि कार्बनिक पदार्थ भी है? बोलो जल्दी से, दिमाग लगाओ। इनेमल में सिर्फ अकार्बनिक पदार्थ है कि कार्बनिक पदार्थ भी है? कार्बनिक पदार्थ भी तो है। कैसे मेरे भाई? प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये कार्बनिक पदार्थ है। क्या है गुरु? कार्बनिक पदार्थ है। डन, इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब वो बच्चे जिन्होंने हमको कल मैसेज कर करके पगला गए थे, सर आपने तो बोला था कार्बनिक पदार्थ के कारण कठोरता आती है हमारी एनसीईआरटी में। सर आपने तो बोला था कार्बनिक पदार्थ के कारण कठोरता आती है हमारी एनसीईआरटी में, कार्बनिक लिखा है। हम क्या करते हैं, हमारा सारा जोर एक ही वर्ड पर चला जाता है, पूरी लाइन हम पढ़ते ही नहीं है। पूरी लाइन को अगर आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तो शायद आपको चीज समझ में आएगी। कहां है स्पोरोपोलेनिन? हां, यहां पर देख, स्पोरोपोलेनिन वर्ड पढ़ना, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। अब क्या बनी होती है? अभी रुक जाना। अभी स्पोरोपोलेनिन क्या था? कठोरतम पदार्थ था ना पादप जगत का। आगे क्या लिखा हुआ? जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है ना? अब आप बोलेंगे सर यहां पर कार्बनिक लिखा है, सर यहां पर कार्बनिक लिख दिया। सर आपने तो बोला था कार्बनिक पदार्थ के कारण क्या आती है? कठोरता आती है। अब मैं तेरे से पूछ रहा हूं, मेरे से सिंपल सी बात मेरे को इतनी सी बताना। मेरे पास एक ए स्ट्रक्चर है और मेरे पास एक बी स्ट्रक्चर है, दोनों में कार्बनिक पदार्थ हैं। इसमें भी कार्बनिक है, इसमें भी कार्बनिक है ना? यहां पर 3% कार्बनिक है, यहां पर 60% कार्बनिक है दोनों जगह कार्बनिक। यहां पर 95% का अकार्बनिक है, 95% अकार्बनिक है। यहां पर 38% अकार्बनिक है। अब आप मुझे बताइएगा, इन दोनों संरचनाओं में से कार्बनिकता के आधार पर कौन ज्यादा प्रतिरोधकता दिखाएगी? ये दोनों पदार्थ कार्बनिक है, लेकिन कठोर कौन ज्यादा है? प्रतिरोधकता कौन ज्यादा दिखाएगा? ए के बी? सिंपल सा प्रश्न है। स्वाति तुम बांगड़ू हो, शालिनी तुम भी बांगड़ू हो, बुद्धू हो मतलब, गोलू सुमन तुम तो कतई बिल्कुल बांगड़ू हो। तुमको अभी भी चीज समझ में नहीं आ रही है। बुद्धू हो क्या? बिल्कुल बुद्धू हो। जब हम बोल रहे हैं कि ए जो एक कार्बनिक पदार्थ है, बी जो एक कार्बनिक पदार्थ है, जब एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें 95% अकार्बनिक पदार्थ मिल रहा है। चल ये हटा देता हूं 3%, ये हटा देता हूं 60%। अब तो आंसर दे दो। ए एक कार्बनिक पदार्थ है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक, जिसमें 95% अकार्बनिक पदार्थ है, इसमें 38% अकार्बनिक पदार्थ है। कौन ज्यादा दृढ़ होएगा? सर ये ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, तब जरा सोच, हार्डनेस हम देख रहे हैं अकार्बनिकता के आधार पर, लेकिन हमने वर्ड क्या यूज में लिया कि भाई ए भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, बी भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। तो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, स्पोरोपोलेनिन जो है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या बोला हमने? वो एक कार्बनिक पदार्थ है। क्यों कार्बनिक पदार्थ है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स मिल रहे हैं।
वापस से सुन, स्पोरोपोलिनिन एक कार्बनिक पदार्थ है। क्यों कार्बनिक पदार्थ है? क्योंकि उसके अंदर लिपिड्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? लिपिड्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं स्पोरोपोलिनिन में? लिपिड्स मिल रहे हैं, कल तुमको बताया था। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल कर, ये सबसे ज्यादा प्रतिरोधकता दिखा रहा है तो किस आधार पर दिखा रहा होगा? अकार्बनिक पदार्थ के आधार पर दिखा रहा होगा। ये था मीनिंग। अब हमारी एनसीईआरटी छुटकू मुटकू मीनिंग इतने से लिख देती है जिससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये पूरा मीनिंग था क्या? कि ये एक कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता दिखा रहा है। क्यों? ये नहीं बताया हमारी एनसीईआरटी ने कि ये प्रतिरोधकता तो दिखा रहा है और ये एक कार्बनिक पदार्थ है। क्यों कार्बनिक है? क्योंकि इसमें लिपिड है। लेकिन ये इतनी ज्यादा प्रतिरोधकता क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसमें अकार्बनिक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में थे। ये नहीं लिखा हुआ हमारी एनसीईआरटी में। अब जाकर क्या आपको ये मीनिंग समझ में आया? अब क्लियर है? डन? समझ में आ गया? मैंने बोला मेरे भाई, मेरा फोन जो है, इस फोन में, ये मेरा फोन जो है, इस फोन में ऑर्गेनिक मटेरियल मिल रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं। इसमें ना कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं मेरे फोन में। तो ये कार्बनिक पदार्थ वाला मटेरियल है या नहीं है? हाँ सर, कार्बनिक पदार्थ वाला है। हाँ, इसमें कार्बनिक पदार्थ 0 होते तब ना बोलता मैं इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं मिला, लेकिन मिल तो रहे ना, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला मिल रही है इसमें, तो मैं बोलूंगा ये कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा कार्बनिक पदार्थ से बहुत ज्यादा होगी। हाँ, अब एक कह रहा है सर एनसीईआरटी हाइलाइट्स जो है ना, प्लीज इसका एक अलग से दे दो। ठीक है, मैं एक काम किया करूंगा, जैसे हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा ना बेटा, तो चैप्टर के एंड में एक लास्ट पीडीएफ दे दिया करूंगा। लास्ट जो लेक्चर हुआ करेगा ना, उस लास्ट लेक्चर के एंड में आपको पूरी एक एनसीईआरटी की हाईलाइटेड वाली पीडीएफ बनाकर दे दिया करूंगा, बस। ठीक, ओके। सर एनसीईआरटी को अकार्बनिक पदार्थ लिखना था। यार मैं कैसे समझूं, कसम से मेरा मन कर रहा तुम सामने होता मैं चांटे लगा देता, तुम्हारे खींच 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 चांटे। सर एनसीईआरटी को अकार्बनिक लिखना था। कैसे समझाऊं? कुछ बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया कर, कुछ तो होगी ना, कुछ तो होगी अजी, कुछ तो होगी। 1% बुद्धि होगी, उसका इस्तेमाल कर लेगा। ये देखिए, ये मेरी चप्पल है, ये मेरी चप्पल है, चप्पल देख रहा है, ये मेरी चप्पल है। कूटूंगा नहीं इससे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है कूटने का, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी ये चप्पल है और इस चप्पल में ना कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? हमने बोला दिस स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनिक मटेरियल, ये जो संरचना है इसमें कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं, यानी ये कार्बनिक संरचना है। अरे मेरे भाई, कार्बनिक पदार्थ का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की श्रृंखलाएं होती है उसको हम कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं। जैसे लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट यहां पर मिल रहे हैं और वो बहुत जरूरी होता है कार्बनिक पदार्थ। मैंने बोला ये जो संरचना है इसमें कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? कार्बनिक पदार्थ मिल रहे हैं। लेकिन कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इतनी नहीं थी जितनी अकार्बनिक की थी। तो हम क्या बोलेंगे? है तो ये कार्बनिक पदार्थ, इसके अंदर मिल तो रहे हैं कार्बनिक पदार्थ, लेकिन ये बहुत ज्यादा कठोर है। क्यों? ये नहीं लिखा हुआ हमारी एनसीईआरटी में। तो हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा है ना वो तो सही है, लेकिन इनकम्प्लीट है। उनसे बाल की खाल निकाल देते हैं ये बालक। हाँ जी सर, लिपिड तो प्रोबिस में मिल रही थी, तो प्रोबिस के अलावा स्पोरोपोलिनिन में नहीं मिल सकती। एक बार ये बता दो सर, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? भाई मैं ये चप्पल तेरे को नहीं मारूंगा, मैं खुद को मार लूंगा, खुद पे मारूंगा, खुद पे। मैं पागल हूं मैं, जो तेरे जैसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं। ये कह रहा है सर ये तो लेडीज चप्पल लग रही है। बेटा राजस्थान जा, और राजस्थान में जाकर ना वहां पर किसी के जगह पर मार्केट में जा, और सॉरी राजस्थान में या कहीं पर जा, एक वर्ड सुना होगा कोल्हापुरी चप्पलें, बहुत तेज पड़ती हैं कसम से जब पड़ती हैं। अमिताभ बच्चन देखे ना तो कोल्हापुरी चप्पलें बहुत तेज पड़ती हैं, बहुत तेज। ये कोल्हापुरी चप्पल है बेटा, ठीक है?
आइए, सो फाइनली यहां तक की बात समझ में आ गई है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा यहां पर। सो ये चीज समझ में आ गई होएगी मेरे भाई, डन। चल, सो फाइनली हमने क्या बना दिया बेटा, परागकण बना दिया, और इस परागकण में 2 कोशिकाएं हैं, 2 केंद्रक हैं, ये हमारा परागकण बन चुका है। ठीक है, अब इस परागकण में ये जो कोशिका भित्ति जो थी, जो पैक्टोसेल्यूलोजिक थी, यानी पैक्टिन और सेल्यूलोज से बनी हुई थी, इस कोशिका भित्ति के बाहर ये संरचना थी। इस कोशिका भित्ति के बाहर एक संरचना और, एक लेयर और बनाई गई है। अब जरा सोच, ये जो लेयर बनाई गई थी, इस लेयर को मैं यहां पर भी बना रहा हूं, इधर देख, इस लेयर को मैं यहां पर भी बना रहा हूं। क्योंकि मैं तुमसे प्रश्न पूछने वाला हूं। ये स्पोरोपोलिनिन हो गया है, हार्डेस्ट मटेरियल। स्पोरोपोलिनिन हार्डेस्ट मटेरियल है। स्पोरोपोलिनिन एक कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारी एनसीईआरटी में मिस थी। स्पोरोपोलिनिन में कार्बनिक पदार्थ है, हाँ है, लेकिन एक चीज मिस कर दी। क्या? प्रतिरोधकता क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसमें अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा है। डन। चलो, अब आप मुझे बताइएगा, इस परागकण में आपको कुल मिलाकर कितनी स्तरें दिखाई दे रही, कितनी लेयर्स दिखाई दे रही हैं? अगर मैं इस संरचना को देखूं, इस परागकण को, इस परागकण नामक इस संरचना को अगर मैं देखूं, इस परागकण में टोटल कितनी स्तरें हमको दिखाई दे रही है? अगर लॉजिक के साथ देखें तो देखिए, एक ये लाल वाली लेयर जिसमें ये नीले नीले स्पोरोपोलिनिन धसे हुए हैं, उसके नीचे ये पिंक वाली लेयर, जो कौन है? पिंक वाली लेयर कौन सी है बेटा? ये पिंक वाली कौन सी है? सेल वॉल थी, कोशिका भित्ति थी। और उसके नीचे कौन है? कोशिका झिल्ली है ना? क्या इतनी सी बात से आप सहमत हैं? क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है? इतनी सी बात कौन कौन? ये लाल वाली स्तर जिसमें नीले नीले स्पोरोपोलिनिन है, लाल जो है वो कौन है? आपका प्रोबिश है, और नीले नीले स्पोरोपोलिनिन है। डन। उसके बाद ये गुलाबी गुलाबी जो है वो कौन है? कोशिका भित्ति है, और उसके नीचे कौन है? कोशिका झिल्ली है। ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं है? चले आगे। अब इधर देख सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो आवरण है, इन आवरणों में से कौन से आवरण हैं जो प्रोटेक्शन करेंगे, सुरक्षा देंगे? सोच, दिमाग लगा, जल्दी से सोच। ये जो 3 आवरण थे, इन 3 आवरण में से कौन से आवरण हैं जो प्रोटेक्शन करेंगे? जल्दी से सोच, फटाफट सोच, कौन से आवरण हैं जो प्रोटेक्शन करेंगे? सर, ये वाला जो सबसे भारी आवरण है, जिसमें स्पोरोपोलिनिन मिल रहा है, स्पोरोपोलिनिन प्रोटेक्ट नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। है, करेगा ना? तो सबसे भारी आवरण करेगा। हाँ सर। उसके बाद कोशिका भित्ति भी तो प्रोटेक्ट करती है। सोच, कोशिका भित्ति क्या मृत होती है, हार्ड होती है? प्रोटेक्ट नहीं करती? हाँ करती है। कोशिका झिल्ली करती है क्या? क्या कोशिका झिल्ली भी करती है? नहीं सर, कोशिका झिल्ली थोड़ी ना करती है। तो अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, कुल मिलाकर यहां पर ये जो 2 कोशिकाएं, इन 2 कोशिकाओं के 2 आवरण हैं, सुरक्षात्मक आवरण हैं। क्या बोला हमने? ये जो 2 कोशिकाएं हैं, इन दोनों कोशिकाओं के 2 सुरक्षात्मक आवरण हैं। उन सुरक्षात्मक आवरणों को हमने नाम दिया। क्या नाम दिया गुरु? उनको हमने नाम दिया, एक को हमने नाम दिया एक्साइन, और एक को हमने नाम दिया इंटाइन। एक्साइन को हमने क्या बोला? बाह्य चोल, और इंटाइन को बोला अंतःचोल। अब आप में से कोई भी बच्चा कभी कोई मूवी देखी हो, ऐसी मूवी जिसमें महाराष्ट्र के लोग अगर दिखाए गए हों, महाराष्ट्रियन लोग दिखाए गए हों, मुंबई के लोग दिखाए गए हों, किसी मूवी में आपने ऐसा देखा हो, तो वहां पर आपने देखा होगा मुंबई में ना लोग चोल में रहते हैं। चोल क्या होता है? आवरण होता है। चोल क्या होता है? चोल मीन्स आवरण। चोल क्या? घर होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, है ना? तो यहां पर चोल का मतलब क्या है? सुरक्षात्मक आवरण। चोल का मतलब क्या होता है? सुरक्षात्मक आवरण। तो बाह्य चोल यानी बाहरी सुरक्षात्मक आवरण, अंतःचोल यानी अंदर वाला सुरक्षात्मक आवरण। अब आप मुझे बताइएगा, बाह्य चोल किससे बना हुआ है, अंतःचोल किससे बना हुआ है? सबसे पहला प्रश्न, सर अंतःचोल क्या है? बेटा अंतःचोल यही कोशिका भित्ति थी ना,
ये जो अंदर वाली जो कोशिका भित्ति थी, उसी कोशिका भित्ति को हमने नाम दिया है अंत्यचोल। और बाह्य चोल किससे बना हुआ है? प्रोबिश और स्पोरोपोलिनिन से। वो जो प्रोबिश और स्पोरोपोलिनिन की ये दोनों, ये प्रोबिश और स्पोरोपोलिनिन की जो मिलजुल कर ये जो संरचना बन रही थी, इसको हमने बोला है बाह्य चोल। बोल मेरे भाई, इतनी सी बात समझ में आई? समझना तो पड़ेगा, नहीं समझेगा तो तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बहुत कुछ जाता, इसलिए 2-3 बार रिवाइज कराता, तभी तो समझ में आता। इंटाइन, व्हाट इज इंटाइन? अंत्यचोल क्या है? वो जो कोशिका भित्ति थी, उसी को हमने नाम दिया अंत्यचोल। और उस सेल वॉल, कोशिका भित्ति के बाहर जो टैपिटम ने निकाला मटेरियल, जो एक स्तर बना रहा है जिसमें स्पोरोपोलिनिन और प्रोबिश है, उसको हमने नाम दिया बाह्य चोल। डन? क्लियर? एक बार जरा थम्स अप का निशान दे दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ भैया क्लियर हो गई है चीज, आपको ये चीज क्लियर हो गई है। डन? चलें आगे। हाँ भाई, हेलो, हाँ भाई, चलें आगे। क्रिस्टल क्लियर? बहुत ही बढ़िया। चल अब आगे बढ़ जाते हैं। तो फाइनली अपन ने क्या बना दिया बेटा? परागकण बना दिया, जो 2 कोशिकीय और 2 केंद्र की अवस्था का है। अब आगे बढ़ते हैं सर, आगे आगे आगे। इधर देख, ये तेरे पास 2 सेल हैं, 2 न्यूक्लियस वाला, ये परागकण बना दिया। अब इस संरचना को देख जरा, इस संरचना में देख, तेरे को बाह्य चोल जो है, बाह्य चोल एक्साइन, कोई एक ऐसी जगह दिख रही है जहां पर एक्साइन एब्सेंट है, जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, जहां पर प्रोबिश नहीं है? कोई ऐसी जगह दिख रही है? बोलो। हाँ जी बेटा, जल्दी से बताइए, क्या आपको कोई ऐसी संरचना, एक जगह दिखाई दे रही है? एक जगह ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर एब्सेंट है, स्पोरोपोलिनिन नहीं है। ये स्पोरोपोलिनिन था मेरे दोस्त, ये ले भर भर के भर भर के भर भर के भर भर के स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। तेरे को कोई जगह ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, जहां पर प्रोबिश नहीं है? हाँ सर, कहां दिखाई दे रही है गुरु? यहां नहीं दिखाई दे रही, ये जगह देख, यहां पर ये जगह दिख रही है। हाँ सर, ये जगह जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, ये जगह जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, ये जगह है। हाँ, इस जगह को नाम दिया जाता है क्या? जनन छिद्र। क्या नाम दिया जाता है? जनन छिद्र। सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जर्म पोर। जनरेटिव पोल मत कर देना, एक बच्चे ने कल लिख दिया था, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, सर जनरेटिव पोल पर स्पोरोपोलिनिन लिखा हुआ है। इसको हम जर्म पोर कहते हैं अंग्रेजी में। जनरेटिव पोल तो अलग हो जाएगा मेरे भाई, ये कोशिका थी, इसका नाम जनरेटिव कोशिका था। इसको हम बोलते हैं जर्मपोर या जनन छिद्र बोलते हैं। अब जरा सोच, अब लगा बुद्धि और सोच, क्या तेरे को अब वो लाइन समझ में आ गई एनसीईआरटी की, जहां पर लिखा हुआ है क्या? कि ये वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, ये वो जगह है जहां पर बाह्य चोल नहीं है यार। तो अब आप मुझे बताइएगा, हाँ सर एनसीईआरटी में गलत लिखा है, फिर कहां? मैंने बोला एनसीईआरटी में गलत लिखा है? मैंने बोला एनसीईआरटी में गलत लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है कि ये वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है। मैं भी तो यही बता रहा हूं, यहां पर तेरे को स्पोरोपोलिनिन दिखाई दे रहा है क्या? क्या है यार, बिल्कुल ही मूर्ख बच्चे हैं यार, बिल्कुल ही कुछ ऐसे मूर्ख हैं, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही, इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही कि यहां पर बाह्य चोल नहीं है, यहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं है, इस जगह को हमने क्या बोल दिया? जनन छिद्र बोल दिया। ये चीज समझ में नहीं आ रही, अब इसको क्या करें हम? फोड़ लें अपनी खोपड़ी? सर ये काम क्या करता है? ये जर्मपोर काम क्या करता है? पहले मुझे ये बता, इस जर्मपोर पर, इस जनन छिद्र पर एक्साइन नहीं है, लेकिन इंटाइन तो है। जल्दी से मुझे बता, क्या इस जगह इंटाइन है? और मैं सोच रहा हूं अगले मंडे से टाइम जो है थोड़ा सा बढ़ाने की, 3 बजे से क्लास लेने की, है ना?
तो 3 बजे से अपन क्लास ले लेंगे मंडे को अपन 3 बजे से क्लास ले लेंगे, ठीक है। ओके, मंडे को अपन 3 बजे से क्लास ले लेंगे, थोड़ा सा 2-2.5 घंटे की क्लास लेंगे, ताकि जो 11th वाले बच्चे हैं वो पहले थोड़ा सा समझ रहे हैं ना। ओके, जल्दी से। तो ये वो जगह थी जहां पर जनन छिद्र जो था, यहां पर एक्साइन नहीं है, केवल कौन है, एंटाइन है। ये जो जनन छिद्र है, यहां से पराग नलिका का निर्माण होता है। क्या बोला बेटा मैंने, ये जो जनन छिद्र है ना, इस जनन छिद्र से पराग नलिका का निर्माण होता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे होता है, किस तरीके से निकलती है, वो सारी बातें आएंगी। चलिए आगे बढ़ते बेटा जी। यहां पर अब देख, अब ये जो 11th क्लास वाले, कसम से यार तुम लोग क्यों आ गए इस बैच में, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बोला था कि 11th क्लास वाले आ जाओ, इस बैच को ले लो, हैं, मैंने बोला था कि 11th क्लास वालों के लिए बैच है। तुमको नहीं आना चाहिए था दोस्त। किसने बोला था तुमको, किसने बोला था? मैंने बोला था 11th क्लास वालों को आ जाओ। सरोज कुमार एक चार्टा लगा देंगे ना, तुमको सारी चीजें सही समझ में आएगी, पॉइंट टू पॉइंट। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते। देख बेटा, अपना सीधा सा फंडा है, अपन पढ़ाते जाएंगे, और जिसको आलतू फालतू डाउट आ रहे हैं, इट मींस उसने ना बुक खोल कर देखी है, ना मैच्योरिटी है, ना वो समझने की कोशिश कर रहा है। सीधी सी बात है, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर विश्वास है कि मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, एक डाउट नहीं बचना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बच रहा है तो इट मींस आप ना बुक उठाकर देख रहे हैं, ना बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आइए ये देख बेटा, ये अपन ने परागकण बना दिया। अब ये जो परागकण अपन ने बनाया था, इस परागकण में 2 कोशिकीय और 2 केंद्रकीय अवस्था थी। ठीक है, अब ये जो परागकण बना है, ये अपरिपक्व है। सर ये अभी अपरिपक्व है। हाँ, क्या बोला हमने, ये कैसा परागकण है? सर ये परागकण अपरिपक्व है। कैसा परागकण है बेटा? ये अपरिपक्व परागकण है। कैसा है? अपरिपक्व परागकण है। इतनी सी बात। अब आप बोलेंगे अपरिपक्व का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, कसम से अब जो चीज आने वाली है वो माथा घुमा देगी। अगर एक भी बच्चे का कमेंट आया अब, तो हमारा पारा हो जाएगा हाई। एक भी बच्चे का अगर अब कमेंट आया, मेरा हो जाएगा पारा हाई, और मैं कर दूंगा उसको क्लास से बाहर। तो थोड़ी देर के लिए शांति रख लेना। एक बार जरा ये कमेंट हटा दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, कल से लगभग 1 घंटे के लिए कमेंट हटा देना। कल से 4:30 से 5:30 बजे तक कल से कमेंट हटा देना, या 4:15 से 5:15 बजे तक कल से कमेंट हटा देना 1 घंटे के लिए। ठीक है, हाँ भाई। तो अपरिपक्व परागकण है, 2 कोशिकीय 2 केंद्रकीय वाला। ये जो हमने बेटा परागकण बनाया ना, ये वाला परागकण, इसमें 2 कोशिका, एक ये वाली एक ये वाली है ना। छोटी वाली कोशिका का नाम क्या था सर? जनन कोशिका। और जो बड़ी वाली थी इसका नाम क्या था? कायिक कोशिका। छोटी वाली का नाम क्या था? जनन कोशिका। और बड़ी वाली का नाम क्या था? कायिक कोशिका था। ठीक है, अच्छा 1 सेकंड सुनो, डाउटनेट वाले भैया 1 मिनट इधर आओ। एक काम करो, यहीं पर बैठ जाना और मेरे सामने कमेंट मत खोलना, आप कमेंट खोलकर बैठ जाओ। और एक काम करना, जो कोई बच्चा अगर बातें करे, है ना,
टाइम वेस्ट करे, कोई बातें अगर कर रहा है उसका स्टूडेंट आईडी नोट करते हुए चल रहा, ठीक है। बातें अगर कोई भी कर रहा है इलॉजिकल, टाइम वेस्टेज वाली, बिना फालतू के अगर कोई बात कर रहा है, उसका वहीं पर स्टूडेंट आईडी लिखा होगा, उसको नोट डाउन करते जाना, मेरे को कमेंट मत दिखाना अभी एक, ठीक है। हाँ जी, ये है बेटा छोटी वाली कौन है, जनन कोशिका। बड़ी वाली कौन सी है, कायिक कोशिका। टोटल कितनी कोशिका सर, 2 कोशिका। ये हमने जो बनाया है ये बनाया है परागकण। लेकिन सर हम इस परागकण को अभी भी क्या बोल रहे हैं, अपरिपक्व बोल रहे हैं। तो क्या मतलब परिपक्व परागकण अलग होता है? हाँ, परिपक्व परागकण जो होता है वो होता है, परिपक्व परागकण जो होता है वो होता है बेटा जी 3 कोशिकीय और 3 केंद्रकीय। याद रखना, 3 सेल होंगी और 3 न्यूक्लियस होंगे। ऐसे परागकण को हम क्या बोलते हैं, परिपक्व बोलते हैं। ठीक है सर, चलो मतलब अभी ये जो बनाया है हमने, ये परिपक्व नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी इसको और परिपक्व करना है। हाँ सर करना है, लेकिन ये जो अपरिपक्व है, अब इनका क्या होगा, ये परिपक्व कैसे होंगे, अब इधर देखना। जैसे ही 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बन जाता है, 2 कोशिकीय अवस्था वाला 2 सेल स्टेज वाला परागकण बनता है, इमीडिएटली ये फट जाता है। कौन फट जाती है, अब आप खुद सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, कौन फट गई सर, लघु बीजाणु धानी फट जाएगी, परागकोश फट जाएगा। परागकोश फटने के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 स्तरें थी, कौन कौन सी थी, मध्य परत और कौन थी, अंतस्थीसियम थी। तो परागकोश का स्फुटन होएगा। क्या होएगा, परागकोश का स्फुटन होएगा। स्फुटन का मतलब फटना, परागकोश का क्या होएगा, स्फुटन होएगा। परागकोश का अगर स्फुटन होएगा तो ये निकलेगा बाहर। हाँ सर बाहर निकलेंगे। अब नीट में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से सुनना, नीट में प्रश्न पूछा गया और बहुत सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। 60% जो पुष्पीय पादप हैं, 60% पुष्पीय पादपों में जो परागकण निकलते हैं, 60% पुष्पीय पादपों में परागकण परागकोश से निकलते हैं, परागकोश से निकलते हैं। वो कितनी कोशिकीय अवस्था वाले होते हैं, 2 कोशिकीय अवस्था वाले होते हैं। और 40% पुष्पीय पादप जो होते हैं, उनमें जो परागकण निकलते हैं वो 3 कोशिकीय अवस्था वाले होते हैं, यानी परिपक्व निकलते हैं। अब एक बच्चा जब इस चीज को पढ़ता है तो उसके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, क्या कि सर अपरिपक्व ज्यादा निकल रहे हैं और परिपक्व कम निकल रहे हैं, ऐसा क्यों? आएगा ना, अगर लॉजिक के साथ, अगर बच्चा पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनेगा, मेरे को ध्यान से पढ़ेगा, तो उसके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, क्या कि सर जो अपरिपक्व परागकण हैं, जो 2 कोशिकीय अवस्था वाले हैं, जो आपने यहां पर बना दिया, सर अपरिपक्व 60% निकल रहे हैं और परिपक्व जो है वो केवल 40% निकल रहे हैं। ऐसा तो सर ये तो गलत बात हो गई ना, बल्कि परिपक्व वाले ज्यादा निकलने चाहिए थे, अपरिपक्व वाले कम निकलने। अरे भाई वर्ड सोच, एक वर्ड है अपरिपक्व, थोड़ी सी कमी को बता रहा है। अपरिपक्व यानी कमी है, परिपक्व यानी कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो ये ज्यादा निकलने चाहिए थे, ये कम निकलने चाहिए थे, तो ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चे इस चीज पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करना है, क्या, ध्यान से सुन। इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ेगा तू, जिसका नाम है दोहरा निषेचन। एक टॉपिक पढ़ोगे तुम जिसका नाम है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या टॉपिक है, डबल फर्टिलाइजेशन। सर ये दोहरा निषेचन क्या होता है, मैं इतना सा हिंट दे रहा हूं तेरे को। दोहरा निषेचन, इस वर्ड को सुनने के बाद बस इतना सा लॉजिक लगाना। निषेचन जानता है? हाँ सर, एक नर युग्मक एक मादा युग्मक जब फ्यूज्ड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, निषेचन। अब जरा सोच, दोहरा निषेचन यानी 2 नर युग्मक होने चाहिए, कम से कम 2 नर युग्मक होने चाहिए। तो अब आप मुझे बताइएगा, दोहरे निषेचन में आपके पास 2 नर युग्मक होने चाहिए? हाँ सर, नहीं होने चाहिए। दोहरे निषेचन में 2 नर युग्मक और 2 मादा युग्मक होने चाहिए। हाँ सर, अभी मादा युग्मक को साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं 2 नर युग्मक होने चाहिए।
होने चाहिए ना, होने चाहिए ना। हाँ, अगर जिस बच्चे ने कल का लेक्चर लिया होगा उसको याद होगा कि मेरे भाई जब हमने परागकण की बात करी थी, ये जो हम लोगों ने परागकण बनाया था गुरु, ये जो हम लोगों ने परागकण बनाया था, इस परागकण के अंदर ये जो जनन कोशिका जो थी, इस जनन कोशिका का दूसरा नाम मैंने तुमको क्या बताया था, याद करो। क्या मैंने इस जनन कोशिका को नर युग्मक बताया था? सोच, ये जो जनन कोशिका यहां पर लिखी हुई है, इस जनन कोशिका को, ये जनन कोशिका को दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? सर, इस जनन कोशिका को हम नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक बोलते हैं, मैंने कहा। तब आप मुझे बताइएगा, दो कोशिकीय अवस्था में कितने नर युग्मक? एक। कितने नर युग्मक? एक। लेकिन अब जरा सोच, ये जब परिपक्व होती है, परिपक्व का मतलब 3 कोशिका में बदलेगी। अब इमेजिन करना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये तेरे को संरचना दिखाई दे रही है? हाँ सर। तुमको एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका दिखाई दे रही है? हाँ सर। अब सोच, इस संरचना में जनन कोशिका में कैरियोकाइनेसिस हुआ। क्या सर? जनन कोशिका में कैरियोकाइनेसिस हुआ। क्या हुआ? जनन कोशिका में, ये जो जनन कोशिका थी, उस जनन कोशिका में कैरियोकाइनेसिस हुआ और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हुआ। तो आप मुझे बताना, क्या ये कंडीशन होएगी? बच्चों वाली चीज पूछी है मैंने तुमसे, बच्चों वाली, बच्चों वाली चीज पूछी है मैंने तुमसे। क्या सर? ये तेरे को जनन कोशिका दिखाई दे रही है? हाँ। इस जनन कोशिका में कैरियोकाइनेसिस हुआ, फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, तो एक जनन कोशिका से 2 जनन कोशिका नहीं बनेगी? बनेगी ना? हाँ सर। ये 2 जनन कोशिका, ये एक कायिक कोशिका, सोचिए 3 कोशिकीय अवस्था बन गई। हाँ सर, ये 3 कोशिकीय अवस्था बन गई है। ये वाला परागकण जो है, ये परिपक्व है। तो अब आप मुझे बताइएगा, यहां पर 2 कोशिकीय अवस्था वाला जो परागकण जो होता है, उसमें नर युग्मक कितने हैं? सर, इसमें नर युग्मक 2 कोशिकीय अवस्था वाले में 1 नर युग्मक है, 1 नर युग्मक है। और 3 कोशिकीय अवस्था वालों में नर युग्मक कौन था रे? जनन कोशिका को हमने नर युग्मक बोला। यहां पर 1 जनन कोशिका यानी 1 नर युग्मक, यहां पर 2 जनन कोशिका यानी 2 नर युग्मक। तो भाई इसमें 2 नर युग्मक हैं। अब आप मुझे बताना, सोच समझकर मुझे बताना, दिमाग लगाना मेरे भाई, ये जो दोहरा निषेचन है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पुष्पीय पादपों का। क्या सर? क्या सर? क्या सर? क्या बोला आप? मैंने बोला जितने भी पुष्पीय पादप हैं, पुष्पीय पादप जो होते हैं, उन पुष्पीय पादपों में, सिर्फ पुष्पीय पादपों में, इस चैप्टर का अगर पहला लेक्चर तुमको याद हो, आइकलर एक वैज्ञानिक थे। हाँ सर, आइकलर वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, जितने भी पादप है उनको 5 भागों में बांटा था। हाँ सर, 5 भागों में। कौन कौन से? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बोला था। इन 5 समूह में से सिर्फ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें ये फीचर मिलता है, दोहरा निषेचन इनका अभिलक्षण है। अभिलक्षण का मतलब कि एक ऐसा लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ इनमें मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब तू खुद सोच, सिर्फ पुष्पीय पादपों में दोहरा निषेचन मिल रहा है और दोहरे निषेचन में 2 नर युग्मक की जरूरत है। तो उस हिसाब से अगर तू बुद्धि को यूज में लेगा तो मुझे बता, 2 नर युग्मकों की आवश्यकता होगी दोहरा निषेचन कराने के लिए। पुष्पीय पादपों में दोहरा निषेचन होगा, 2 नर युग्मक चाहिए, और अगर 2 नर युग्मक चाहिए तो कौन सा परागकण आवश्यक है? 3 कोशिकीय अवस्था वाला, 2 कोशिकीय अवस्था वाला? दिमाग लगा, जल्दी से सोच, फटाफट सोच, जल्दी से। 3 कोशिकीय अवस्था वाला कि 2 कोशिकीय अवस्था वाला? दिमाग लगाइए। 3 कोशिकीय अवस्था वाला, 2 कोशिकीय अवस्था वाला, कौन सा होएगा? सीधी सी बात है, हमारे पास दोहरा निषेचन कराने के लिए, और दोहरा निषेचन होकर ही रहेगा। अगर दोहरा निषेचन नहीं होएगा तो वो पुष्पीय पादप आगे जीवित नहीं रहेगा। तो दोहरा निषेचन तो कराना पड़ेगा, और दोहरा निषेचन अगर कराना पड़ेगा तो 2 नर युग्मक चाहिए, और 2 नर युग्मक चाहिए तो हमारे पास परागकण कौन सा होना चाहिए? सर, हमारे पास परागकण 3 कोशिकीय अवस्था वाला होना चाहिए। 3 कोशिकीय अवस्था वाला होना चाहिए। मैंने कहा यस, 2 कोशिकीय अवस्था वाला तो नहीं होना चाहिए।
लेकिन सर यहां पर आप बोल रहे हो 60% पादपों में से तो ये निकलेगा, ये तो फिर गड़बड़ी हो गई। अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। मैंने बोला देखिए ये एक लघु बीजाणुधानी है, ठीक है, और इस लघु बीजाणुधानी से 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बाहर आया। डन। ये लघु बीजाणुधानी है जिससे 3 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण बाहर आया। मैं डायरेक्टली ऐसे बनाकर दिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। यहां पर कितनी कोशिका? 2, यहां पर कितनी कोशिका? 3, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर मुझे बताइएगा, ये परागकण जब बाहर आ जाएगा तो इस परागकण को कहां पर भेजना है हमें? ये परागकण जब बाहर आ जाएगा तो इसको हमें कहां पर भेजना है? कहीं ना कहीं तो जाएगा ना परागकण। कहां जाएगा? सर ये परागकण जो है ये या तो हवा के द्वारा या जल के द्वारा या कीट के द्वारा किस पर ले जाया जाएगा? सर वर्तिकाग्र पर ले जाया जाएगा। सिमिलरली ये भी या तो हवा के द्वारा या जल के द्वारा या कीट के द्वारा कहां पर ले जाया जाएगा? सर वर्तिकाग्र पर ले जाया जाएगा। दिस इज वर्तिकाग्र यहां पर, है ना। चलो अब मैं तुमसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना। देख, एक तो ये 3 कोशिकीय अवस्था वाला पहुंचा, है ना, और एक ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला पहुंचा। 3 कोशिकीय अवस्था वाला तो चाहिए हमको। क्यों चाहिए ये मैंने तेरे को बता दिया। हमें अगर ये प्रक्रिया संपन्न करनी है, एक ऐसी प्रक्रिया जो होकर रहेगी, अगर नहीं होएगी तो पादप जिंदा नहीं बचेंगे, तो हमें ये प्रक्रिया तो करनी है। और अगर ये करनी है तो हमारे पास 2 नर युग्मक और 2 नर युग्मक 3 कोशिकीय अवस्था वाले में, यानी हमें ये वाली कंडीशन चाहिए। तो इस कंडीशन में तो ये मिल रही है, हमें 2 नर युग्मक मिल गए, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले बल्ले। लेकिन सर इस कंडीशन में तो 2 है, अब क्या होगा? अब ध्यान से सुन। अब ये जो 2 कोशिकीय अवस्था वाली है, जब ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला परागकण पहुंच जाएगा, परागकण पहुंच जाएगा, परागकण पहुंचने के बाद में, परागकण पहुंचने के बाद में इसमें विभाजन होएगा, फिर ये 3 कोशिका में बदलेगी। क्या बोला मैंने? ये जो 2 कोशिकीय अवस्था वाले थे ना, ये जो 2 कोशिकीय अवस्था वाले थे ना बेटा, ये 2 कोशिकीय अवस्था वाला जो था ना, जब ये पहुंच जाएगा उसके बाद में ये बदलेगा किसमें? 3 कोशिकीय अवस्था में। ठीक है, समझ में आ गया। यानी 3 कोशिकीय अवस्था तो बनकर ही रहेगी, चाहे मुन्नी बदनाम हो चाहे कुछ भी हो, 3 कोशिका अवस्था तो बनेगी ही बनेगी। बस इतना सा था कि 40% में तो परागकण आ ही 3 कोशिका अवस्था वाले रहे, लेकिन 60% में जो निकले थे वो 2 कोशिका अवस्था वाले निकले थे, बाद में वो भी किसमें बदल गए? 3 कोशिका। सर जब उनको बदलना ही था, क्वेश्चन ये आएगा, सर जब उनको बदलना ही था, जब इनको बदलना ही था, तो भाई ये 2 कोशिका में क्यों निकले? जब इनको बदलना ही था तो ये भी 3 में ही, अंदर ही 3 में कन्वर्ट हो जाते, 3 में ही निकल जाते। अब आप मुझे बताइएगा, सोच समझकर लॉजिक के साथ सोचिएगा, एक है 2 सेल स्टेज और एक है 3 सेल स्टेज। क्या सेल डिवीजन करने में एनर्जी खर्च होती है? सेल के विभाजन में एनर्जी खर्च होती है? हां सर होती है ना। सोच, यहां पर 3 कोशिका अवस्था बनाने के लिए मान ले 100 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च हुई। चलो 120 कर देता हूं, 120 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च हुई 3 कोशिका अवस्था बनाने में। तो सोच, एक कोशिका के लिए 40 किलो कैलोरी, तो 3 कोशिका के लिए 120 किलो कैलोरी। यहां पर कितनी हुई होगी? सोच सर, यहां पर 80 किलो कैलोरी खर्च हुई, यानी 40 किलो कैलोरी इसके पास अभी सुरक्षित है। यहां पर खुद सोच, यहां 3 कोशिका बनाने के लिए इतनी एनर्जी खर्च हुई और यहां पर 2 कोशिका बनाने के लिए इतनी एनर्जी खर्च हुई, तो कहां पर एनर्जी का संरक्षण है? सर यहां एनर्जी का संरक्षण है, यहां पर ज्यादा खर्च हो रही है, यहां कम खर्च हो रही है ना। अब ये जो 60% है ये निकल कर बाद में जब पहुंचेंगे उसके बाद ये कन्वर्ट होंगे, है ना। अब इमेजिन कर,
यहां 120 किलो कैलोरी खर्च करने के बाद में लेकर कौन जाने वाले थे? ये लेकर कौन जाने वाले थे? ये इमेजिन कर, अगर हवा रुक गई, हवा रुक गई तो ये नहीं पहुंचेगा। सोच, अगर हवा रुक गई, जल का बहाव रुक गया, कीड़ा जो है नहीं लेकर गया, बीच में उड़ते उड़ते कीड़े को ही कोई खा गया है, तो सोच ये नहीं पहुंचेगा। ये नहीं पहुंचेगा तो हमारी कितनी एनर्जी का वेस्टेज हुआ? 80 किलो कैलोरी का। हुआ कि नहीं हुआ? हां सर, 80 किलो कैलोरी का एनर्जी का वेस्टेज हुआ क्योंकि ये नहीं पहुंचा। लेकिन जरा सोच, अगर यही कंडीशन अगर यहां पर हो जाए तो हमारी कितनी एनर्जी वेस्ट होएगी दोस्त? 120 किलो कैलोरी वेस्ट होएगी। तो कहां पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट हुई? सर, इस कंडीशन में ज्यादा एनर्जी वेस्ट हुई। तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक पेड़ क्या चाहेगा? कि उसकी एनर्जी कम वेस्ट हो, है ना? तो उसने क्या किया? एक पेड़ ने विकास के दौरान क्या सोचा कि एक काम करते हैं, अपन 2 कोशिका अवस्था में निकालते हैं, वो 2 कोशिका में निकालेंगे, क्या पता नहीं पहुंचा तो एनर्जी तो कम वेस्ट होगी ना, है ना? और अगर पहुंच गया तो वहां जाकर फिर वो बदल जाए, फिर 3 कोशिका अवस्था में, सानू की कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एनर्जी की बचत हो रही है, संरक्षित हो रही है किसमें? 2 कोशिका अवस्था में। इसीलिए 60% पुष्पीय पादपों में परागकण किस कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं? 2 कोशिकीय अवस्था में निकलते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब मेरे भाई, ये चीज ना एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी हुई है, पढ़ ले। नहीं लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है एनसीईआरटी में, कहीं नहीं लिखी हुई है। तो इस चीज को फील करना था, समझना था, रीजन क्या है। डन? क्लियर? तो शांति से सुनेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, A to Z चीज क्लियर हो जाएगी। डन? चलें आगे। चलिए सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला बिंदु जो है, ध्यान से सुनना। आप में से कितने बच्चे मुझे बताएंगे, परागकण नर युग्मक है? क्या ये नर युग्मक है या नहीं है? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। मैं पानी पी लूं 1 मिनट। जल्दी से बताइए, क्या परागकण नर युग्मक है या नहीं है? फटाफट सोच के बताइएगा, क्या परागकण नर युग्मक है या नहीं है? जल्दी से। है? अब जितने भी बच्चे बोल रहे हैं कि परागकण नर युग्मक है, तो बांगड़ू ध्यान से सुनना। आपका कंसेप्ट बहुत ढीला है। आज के बाद कतई भूल मत जाना कि नर युग्मक नहीं है। सर, हमने तो यही पढ़ा था। बेटा, तूने ये 10th क्लास में पढ़ा था, 10वीं कक्षा में पढ़ लिया होगा, किसी टीचर ने बता दिया होगा कि परागकण नर युग्मक है। अब आज के बाद भूल ना जाना, परागकण इज नॉट नर युग्मक, परागकण इज नर युग्मकोद्भिद है सर। यो के है नर युग्मकोद्भिद। सर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नर युग्मक को बोलते हैं मेल गैमिट, और इसको बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट। इसको बोलते हैं मेल गैमिटोफाइट, नर युग्मक को बोलते हैं मेल गैमिट। तो याद रखना, परागकण जो होते हैं, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, वो नर युग्मक नहीं होते, वो नर युग्मकोद्भिद होते हैं। मतलब सर जी, इसका मतलब के होए, है ना? हमने तो ये पढ़ा था परागकण नर युग्मक है। तू मेरे को बता, तेरे को ये परागकण मैंने यहां पर बनाया, इस परागकण और इस परागकण में चाहे 3 कोशिका अवस्था हो, चाहे 2 कोशिका अवस्था हो, बता मेरे को, क्या इस परागकण में नर युग्मक मिल रहे हैं या ये परागकण नर युग्मक है? सोच, दिमाग लगा, सोच, बुद्धि लगाओ। क्या ये परागकण में नर युग्मक मिल रहे या ये परागकण नर युग्मक है? हिंदी के वर्ड पर फोकस कर।
क्या परागकण में नर युग्मक मिल रहे हैं या परागकण नर युग्मक है? सोचिए, संरचना परागकण है, क्या ये नर युग्मक है या इसके अंदर ये दो नर युग्मक थे? ये तो नहीं था ना। क्या ये नर युग्मक था? ये तीसरी कोशिका नर युग्मक थी क्या? है भाई, क्या ये तीसरी कोशिका नर युग्मक थी? नहीं ना। तो परागकण एक संरचना जिसके अंदर नर युग्मक मिल रहे हैं। तो याद रखना, आप यही पूछेंगे सर डिफरेंस क्या होता है इन दोनों वर्ड का। सो इतना सा याद रखना, मेल गैमेटोफाइट एक स्ट्रक्चर होती है। मेल गैमेटोफाइट क्या होती है? एक स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है। वह संरचना जिसमें नर युग्मक होते हैं उसे युग्मकोद्भिद बोलते हैं। क्या 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 सर? लिख, वह संरचना जिसमें युग्मक उत्पन्न होते हैं, वह संरचना जिसमें युग्मक होते हैं उसे युग्मकोद्भिद कहते हैं। अब याद रखना और भूल ना जाना, याद रखना, परागकण इज नॉट नर युग्मक। परागकण एक नर युग्मकोद्भिद है। सर नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? क्लास में ना कई बच्चे क्लास में ना अपने आप को इंटेलिजेंट शो करते हैं तो करना अपनी क्लास में, पूछना दूसरों से, तेरे को पता है, तेरे को पता है सुशील तेरे को पता है परागकण नर युग्मक है कि नर युग्मकोद है? अब सुशील को अगर नहीं पता, देख मैं तेरे को बताता हूं। सुशील पता है क्या परागकण नर युग्मकोद्भिद है? वो बोलेगा ये क्या होता है, तू बता। नर युग्मकोद्भिद का मतलब वो संरचना जिसके अंदर नर युग्मक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। हाँ, बेटा वो एनर्जी परागकण के अंदर है, पेड़ के अंदर नहीं, उस परागकण के अंदर है। ठीक है सोनू कुमार, तभी तो वो बाद में खर्च करेगा ना। डन। कौन है सर? मैं 1 साल कोटा में पढ़ा था, फील नहीं आया था, अब जाकर फील आया। अवनीश गुप्ता, फील आ गया? कोटा से बढ़िया फील आ रहा है, मजा आ रहा है? बस मजा भी ले और चीजें याद भी रख। मजा भी ले पूरा, मतलब एंटरटेनमेंट विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल कंटेंट, विद फुल नॉलेज, ये सब कुछ फुल होना चाहिए। सर इससे अच्छा तो एक कोशी की अवस्था में निकाल लेते। हाँ बेटा, इससे अच्छा तो एक कोशी की अवस्था में निकाल लेते। उस एक कोशी की अवस्था में निकालने के बाद में फिर उसके बाद उसका विभाजन करते। तो पोषण कहां लेता? टैपिटम से कहां लेता? बाहर तो पोषण कहां मिलेगा उसको बता? एक कोशी की अवस्था में निकाल लेगा। अरे जनन कोशिका एक तो बनाएगा, एक नर युग्मक तो बनाएगा, एक कायिक कोशिका तो बनाएगा। हाँ, चले, चलो जी आगे बढ़े। आइए, फाइनली यहां तक चीज आई होप आपको समझ में आ गई। परागकण नर युग्मकोद्भिद है और 60% परागकण जो निकलते हैं वो कौन सी कोशिकीय अवस्था के निकलते हैं, ये चीज याद रखनी थी। 60% पुष्पीय पादपों में जो परागकण निकलते हैं वो कौन सी अवस्था के निकलते हैं? 3 कोशिकीय अवस्था के निकलते हैं। चलें आगे, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अब परागकण के नुकसान, परागकण के नुकसान पढ़ने से पहले एक छोटा सा एक बिंदु और मैं बता देता हूं। आप पूछेंगे सबसे बड़ा परागकण कौन सा है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा परागकण। परागकण, परागकण, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चे कौन से इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पढ़ते हैं और उस मॉड्यूल में ये लिखा हुआ है, तो फिर आप मेरे से पूछेंगे, इसलिए मैं आपको बता ही देता हूं एडवांस में, क्योंकि मैं भी सारे इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल को फॉलो करता हूं, सारी चीजों को फॉलो करता हूं। फॉलो करना पड़ता है
क्योंकि बिना फॉलो किए ना एक टीचर की नॉलेज बढ़ती है ना एक स्टूडेंट की नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, सो बेटा जी ये याद रखना, सबसे बड़ा किसका है, सबसे छोटा परागकण किसका है, सबसे लंबा परागकण किसका है। तो आप में से अगर किसी बच्चे को नाम सुना हो मिराबिलिस जालप्पा, मिराबिलिस जालप्पा, मायोसोटिस और जूस्टेरा, ये तीन पादप है, मिराबिलिस, मायोसोटिस और जूस्टेरा। ये तीन पादप हैं, याद रख लीजिएगा। सबसे बड़ा परागकण इस पादप का, इस जाति का है, सबसे छोटा इस जाति का है, सबसे लंबा इस जाति का है। ये सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, हाँ गुले बांस भी बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले एक और प्रश्न, एक अगला प्रश्न। बेटा एक परिपक्व परागकण बनने के लिए कितने विभाजन की आवश्यकता है? मेरे पास जगह है तो मैं आपको एक सेकंड चलो यहां पर हम देख लेते हैं। एक परिपक्व परागकण बनने के लिए कितने विभाजनों की आवश्यकता है? ये एक बच्चा लगातार पूछ भी रहा था और उसने पूछा भी है, तो आंसर तो देना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आया भी है। हाँ भाई, मैं तुमसे पूछता हूं भाई, ये एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका थी। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 4 क्या बने? लघु बीजाणु बने। डिंग 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 डिंग। 4 क्या बने थे? लघु बीजाणु बने थे। अगुणित अगुणित अगुणित, है ना। अब जरा सोच, एक लघु बीजाणु की बात करते तो इस लघु बीजाणु में क्या हुआ था? 2 कोशिका बनी थी, एक छोटी एक बड़ी। क्या हुआ? दिमाग लगा, थोड़ा सा इधर बना देते हैं। एक छोटी बनी और एक बड़ी बनी। ये एक छोटी और एक बड़ी। सोच, ये एक अगुणित कोशिका से 2 अगुणित कोशिका बनी। ये क्या था सर? एक समसूत्री था। थोड़ा सा खुद कॉमन सेंस लगा भाई। तूने एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से एक बार अर्धसूत्री कराया, 4 लघु बीजाणु बने। इस लघु बीजाणु के अंदर तूने एक समसूत्री कराया, एक बार समसूत्री कराया तो 2 अगुणित कोशिका बनी, जिसमें से एक जनन कोशिका, एक कायिक कोशिका। ठीक है, अब मुझे बता, क्या ये परिपक्व परागकण था? क्या ये परिपक्व परागकण था? नहीं। परिपक्व परागकण कौन सा होता है? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन सा था? 3 कोशिकीय अवस्था वाला। अब 3 कोशिकीय अवस्था जब तू बनाएगा इससे, तो कायिक कोशिका तो यूं की यूं है, कायिक कोशिका तो यूं की यूं है। लेकिन गुरु तूने इस जनन कोशिका में एक बार और समसूत्री विभाजन नहीं कराया। सोच, दिमाग लगा। क्या इस जनन कोशिका में, ये जो जनन कोशिका है, इसमें तो एक बार और समसूत्री कराएगा? हाँ सर। और एक बार और समसूत्री कराएगा तो फाइनली तेरा परिपक्व क्या बन जाएगा? परागकण बन जाएगा। अब मुझे बता, एक परिपक्व परागकण बनाने के लिए किससे? मात्र कोशिका से। इस मात्र कोशिका से परिपक्व परागकण बनाने के लिए कितने विभाजन हुए? 1 अर्धसूत्री, 2 समसूत्री। 1 अर्धसूत्री और 2 समसूत्री। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। सर वेजिटेबल सेल क्यों बनती है? गैमेट की जरूरत है। वेजिटेबल कौन सी सेल है भाई? वेजिटेबल कौन सी सेल है? अरे मूर्ख प्राणी, ये वेजिटेटिव है। वेजिटेबल का मतलब सब्जी होती है, वेजिटेटिव। अरे आज दिन में ना एक गाना गाया था मैंने। कौन सा गाना गाया था? मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन का मिल ना पाए, मैं की करा।
क्या करूं मैं, हैं? हमें अंग्रेजी आज ही सीखनी है, वेजिटेटिव को हम वेजिटेबल कर देते हैं जी। बेटा ये वेजिटेटिव थी, वेजिटेबल नहीं थी, बेटा सब्जी नहीं थी ये, ठीक है, आ जाओ। हाँ, एक कह रहा है सर इंग्लिश में लिख दीजिए, अभी देख तेरा बैच चेंज कराता हूं, रुक। क्या नाम है तेरा, इसका नाम क्या है जरा हमको बताइएगा। बार बार बोल रहा है इंग्लिश में लिख दीजिए, अभी आपका बैच चेंज करा देते हैं, किसमें, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं आपका बैच, पूरा साल तो इंग्लिश में पढ़, क्या करना है हिंदी में, ठीक है। चलो, एक बच्चे ने पूछा सर ये वेजिटेटिव क्यों बना दी, फिर जब यही बनानी थी तो ये क्यों बना दी। थोड़ा सा तसल्ली रखना, थोड़ा सा पेशेंस इतना सा रख लेना कि जब तू ये परागकण निकालेगा, परागकण को वर्तिकाग्र पर पहुंचा देगा, पहुंचाने के बाद यहां पर जब पराग नलिका बनेगी ना, तब वहां पर बताऊंगा इसका कार्य है। और इसका दूसरा नाम क्या था इस कोशिका का, याद कर, क्या, ट्यूब सेल, नलिका कोशिका, इसको बोला था। हाँ सर, बोला था ना। हाँ सर, मैं डायग्राम जब बनाता हूं ना, सारी चीजें सोच समझकर बनाई जाती हैं। मुझे इस डायग्राम में तेरा इतनी सी बात बता, जनन छिद्र कहां पर है, वेजिटेबल कोशिका के पास है कि जनरेटिव कोशिका के पास है, सोच। जनन कोशिका के पास था कि कायिक कोशिका के पास है जनन छिद्र। सर जनन छिद्र जो है कायिक कोशिका के पास है, वही कायिक कोशिका जिसको आप क्या बोलते हो, नलिका कोशिका बोलते हो। और ये नलिका कोशिका इसलिए कहलाती है क्योंकि यहां पर नलिका का निर्माण होने वाला है, पराग नलिका, पोलन ट्यूब का, तो वहां पर पोषण प्रदान करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी, कौन सी, आपकी नलिकीय कोशिका या कायिक कोशिका। ये बाद में पढ़ेंगे, आएगा, ठीक है, आएगा। हाँ जी सर, एनसीईआरटी में अंतःचोल सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी है, और आपने बाह्य चोल को बताया है पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है। मैं की करा, मैं की करा, मैं की करा, मैं की करा। मैं की करा, मैं की करा। इंटाइन अंतःचोल, ये लाइन यहां से गई और इसके पास गई कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो थी उसके नीचे लिखा हुआ है पैक्टोसेल्यूलोजिक, यानी इंटाइन बनी है पैक्टिन और सेल्यूलोज की, एक्साइन बनी है स्पोरोपोलिनिन की और प्रोबिस की। मैं की करा, मैं की करा। सर शुक्राणु जो होते हैं वो नर युग्मक होते हैं कि नर युग्मकोद भिद्ध होते हैं। बेटा ये जो होता है ना वर्ड नर युग्मकोद भिद्ध, ये केवल वर्ड प्लांट्स में यूज में आता है, एनिमल्स में यूज में नहीं आता है। तो याद रखना, शुक्राणु नर युग्मक है, युग्मकोद्भिद जंतुओं में नहीं होती। एक पीढ़ी होती है जिसका नाम होता है युग्मकोद्भिद, जो जंतुओं में नहीं होती है। हाँ ठीक। सर मैं हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज बता दो टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा। बेटा मैं हाथ जोड़कर तुमको प्रार्थना करता हूं कि कभी ना, जब पहला बैच जब स्टार्ट होता है तो उसका पहला ओरिएंटेशन एक बार देख लिया करो। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे जो नए जुड़ते जाएंगे, मैं ये लंबे लंबे हाथ जोड़ता हूं, लंबे लंबे, कि मेरे भाई जब बैच स्टार्ट होता है ना तो उसमें जो फर्स्ट लेक्चर जो होता है वो होता है ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन में बताया जाता है कि पूरे साल भर कैसे तैयारी होएगी, कैसे कैसे टेस्ट होंगे। तो प्रभु अब जो टेस्ट होएगा ना, उस टेस्ट में ये वाला चैप्टर आएगा। कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। समझ में आया? चल आगे बढ़े। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कहां पर पहुंच गए हैं? ये हम लघु बीजाणु डन डन, हाँ यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, सारी चीजें कर ली कवर, सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं। अब एक चीज रह गई, एक सेकंड रुक जाओ बस। एक चीज, दो चीजें रह गई है।
परागकण के नुकसान, परागकण के फायदे जयराम जी की। आइए परागकण के नुकसान देखते हैं, फटाफट देखते हैं बेटा। आप में से कोई है जो किसान फैमिली से बिलोंग करता है? सर टैपिटम उत्पत्ति के आधार पर पेरिफेरल कैसे है? बताओ, अब इसको ये नहीं समझ में आया। टैपिटम जो थी वो किससे बनी थी? परिधीय कोशिका से बनी थी। परिधीय कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोला था? पेरिफेरल सेल। मेरे भाई एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, ये तीनों परिधीय कोशिका थी। एक बीजाणुजन कोशिका थी, एक परिधीय कोशिका। तो परिधीय कोशिका से बने, यानी पेरिफेरल ओरिजिन है उनका। हाँ भाई, परागकण के नुकसान पूछ रहे हैं। आप में से कोई किसान फैमिली से बिलोंग करता है? हाँ सर। अब आप मुझे बताएं, किसान जब होता है, एक फार्मर जब होता है, जब अपने खेत में अपनी फसल बो देता है, उसके बाद में फसल जब परिपक्व हो जाती है, खिलखिला जाती है, उसके बाद वो उसको काटने के लिए जाता है। जब काटने के लिए जाता है तो वो क्या करता है? मुंह पे क्या करता है? मुंह पे ऐसे ऐसे ही करता है ना, बांध लेता है ना, है भाई? बांध लेता है कि नहीं बांधता? हाँ सर बांध लेता है। क्या बांध लेता है मुंह पे? चलो मैंने तो पूरा बांध लिया। क्या कर लेता है वो? सर इस तरीके से मफलर बांध लेता है नाक पे, मुंह पे। इससे क्या होता है? हाँ भाई, इससे क्या होता है? क्यों करता है ऐसा? पूछिएगा, पेरेंट्स से पूछिएगा क्यों किया जाता है। पापा से पूछिएगा क्यों करते हो ऐसा, किस लिए किया ऐसा? इसलिए किया। क्यों? क्योंकि जब फसल काटी जाती है तो उसके परागकण निकलते हैं, फूल जो होते हैं, उसमें से जब परागकण निकलते हैं तो वो अंदर जा सकते हैं, और अंदर जाकर वो हमारे श्वसन पथ में हमें एलर्जी कर सकते हैं, खुजली कर सकते हैं, हमें दमा हो सकता है, दमा जिसको हम अस्थमा कहते हैं, हमें श्वसनी शोथ हो सकता है, श्वसनी शोथ हो सकता है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। मैं, मेरी बीवी और मेरी 2 साल 9 महीने की बेटी, हम तीनों को यह बीमारी है। कौन सी? ब्रोंकाइटिस की। मेरी वाइफ को अभी 1 हफ्ते पहले बताई गई है डॉक्टर ने। मैंने आपको बताई दी थी। मैंने आपको एक दिन मैंने दिखाया था आपको मेरा चेस्ट का एक्सरे, मैंने आपको बताया था कि मेरे को ब्रोंकाइटिस हो गया। अभी वाइफ का कराया, उसके भी ब्रोंकाइटिस। अभी बेटी का पता लगा कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, उसको भी ब्रोंकाइटिस। क्या है ये? श्वसनी शोथ। क्या होता है इसमें? हमारे अंदर श्वसनी नामक एक नलिका है, श्वसनी, ब्रोंकाई, है ना। उसमें अगर क्या आ जाती है? इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें अगर क्या हो जाता है? इन्फेक्शन। अब सर वो इन्फेक्शन किससे हो सकता है? वो किसी भी चीज से हो सकता है। धूल मिट्टी से हो सकता है, वो डिओड्रेंट लगाने से हो सकता है, वो कई सारी कंडीशन से उनके कारण हो सकता है। तो श्वसनी शोथ सिंपल, सांस लेने में तकलीफ होती है, खांसी बहुत होती है, ये वाली। ठीक है, डन। सो मेरे भाई, श्वसनी शोथ, दमा और एलर्जी, ये सब कुछ हो सकता है किससे मेरे भाई? परागकण से। ये चीज याद रखना, सिंपल सी बात है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है क्या? ये तीनों चीजें करने के लिए, मतलब ये इन्फेक्शन करने के लिए, श्वसनी शोथ करने के लिए, दमा करने के लिए, एलर्जी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एक खरपत है, एक खरपत है जिसका नाम है, याद रखना, एक खरपत होती है जिसका नाम है पार्थीनियम, जिसको हम गाजर घास बोलते हैं। ठीक है सर, ये क्या है? ये खरपत है। खरपत मींस वीड। अब सर ये क्या होता है? मैंने कहा आप मुझे बताइएगा, आपने पेड़ देखे हैं? हाँ सर। उन पेड़ के साथ में छोटे छोटे ऐसे पेड़ उग जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं घास के जैसे। हाँ सर। और ये क्या करते हैं? इस मुख्य पादप से ना पोषण लेते रहते हैं। क्या बोला मैंने? ये जो मुख्य पेड़ है ना, इस मेन प्लांट के साथ में छोटे छोटी घास के जैसी संरचनाएं होती हैं, घास की जैसी संरचना। मंजीत, एलर्जी क्या होती है? खुजली हुई है तेरे को कभी? लाल लाल दाने पड़े हैं, दैट इज एलर्जी। हाँ भाई, कुछ छोटे छोटे पादप उग जाते हैं और वो मेन प्लांट से, मुख्य पादप से क्या लेने लग जाते हैं? पोषण लेने लग जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? खरपत बोलते हैं, वीड बोलते हैं। ठीक है सर। तो अब क्या होता है? गेहूं जो होती है ना, गेहूं जो होती है हमारी, उस गेहूं की फसल पर ये होते हैं खरपत। मींस अगर ये गेहूं का पेड़ है,
तो इस गेहूं के साथ साथ क्या उगती है? खरपत उगती है। कौन? पार्थेनियम। अगर याद ना रहे तो आपको पता है मेरे नाम पर कई सारी चीजें दर्ज की जा चुकी हैं। मेरा नाम है पार्थ और मेरे नाम से पार्थेनियम, मेरे नाम से पार्थिनोजेनेसिस, मेरे नाम से पार्थिनोकार्पी। 3 वर्ड है जिसमें पार्थ 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 आता है। ठीक है, सो पार्थेनियम ये है खरपत। पार्थिनोजेनेसिस जिसको हम अनिषेक जनन बोलते हैं, पढ़ेंगे। एक होती है पार्थिनोकार्पी जिसको हम अनिषेक फलन बोलते हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डन। सो मेरे भाई पार्थेनियम ये एक पादप है, या मैं बोलूंगा ये छोटे छोटे पादप है। ये एक प्रकार के खरपत हैं जो मुख्य पादप पर डिपेंडेंट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, इनसे पोषण लेते रहते हैं। अब पार्थेनियम किससे लेता है? सर गेहूं से लेता है। सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब आगे ये बेटा कि जब हम विदेशों से, दूसरी जगहों से, कहां से? हम विदेशों से निर्यात करते हैं। विदेशों से मींस जैसे हम पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से, है ना, ये जो देश हैं इनसे जब हम गेहूं मंगवाते हैं, सर इनसे मंगवाते हैं, हाँ भाई हमारे देश के अंदर इतनी गेहूं नहीं बन पाती है तो हम दूसरे देशों से निर्यात करते हैं। तो जब हम इस गेहूं का निर्यात करते हैं, जब हम इस गेहूं को लेकर आते हैं अपने देश में दूसरे देशों से, ठीक है, जब हम गेहूं का निर्यात करते दूसरे देशों से लेकर आते हैं तो इस गेहूं के साथ साथ, ये जो गेहूं है ना, इस गेहूं के साथ साथ कौन आ जाती है? ये खरपत आ जाती है। कौन? पार्थेनियम। और ये जब खरपत हमारे यहां पर आ जाती है और यहां पर आकर हम इसको ले आते हैं, ये जब उगती है तो इस पार्थेनियम से भी क्या निकलते हैं? परागकण निकलते हैं। सर पार्थेनियम से परागकण, क्या ये पुष्पीय पादप है? हाँ बिल्कुल है गुरु, ये एक पुष्पीय पादप है पार्थेनियम। और इससे छोटे छोटे पुष्पों में छोटे क्या होते हैं? परागकण होते हैं। और इतने सारे निकलते हैं इससे कि अगर अंदर चले जाए तो नुकसान पहुंच जाते हैं। सर निर्यात का मतलब बेचना होता। अरे तो दूसरे देश हमको बेच रहे हैं यार, दूसरे देशों ने गेहूं हमको बेचा, हम अपने लाए, हमें यहां पर दूसरे देशों ने हमें बेचा गेहूं, हमने खरीदा, हम ले आए। हम जब लाए, इंपोर्ट किया वहां से लाए, इंपोर्ट किया, वहां पे एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट किया, लाए, हमारे यहां पर लाए, यहां पर लाने के बाद में फिर हमने उनको उगाया, गेहूं को उगाया तो छोटी छोटी खरपत उसके साथ में आ गई थी। कौन? गाजर घास। कौन? पार्थेनियम। ये यहां पर आकर जब वृद्धि करी तो इनसे हमें क्या मिले? इतने सारे परागकण मिले पार्थेनियम से कि वो हमारे इंडिया में हमें लोगों में एलर्जी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सारी बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु यही चीज यहां पर लिखी हुई है तुम्हारे एनसीईआरटी में। विश्वास ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। कहां पर पढ़ेंगे? तुम यहां पर पढ़ सकते हो। क्या? भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या पार्थेनियम की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है। और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं तेरे को? बोल। हाँ जी ठीक, चल ये था बेटा परागकण के नुकसान। अब आ जाते हैं परागकण के फायदे। क्या परागकण के फायदे भी हैं? हाँ सर, परागकण के क्या फायदे? बेटा परागकण में है पोषणीय पदार्थ। परागकण में क्या होते हैं? पोषणीय पदार्थ। परागकण में प्रोटीन्स हैं, परागकण में लिपिड है, परागकण में कार्बोहाइड्रेट है, और ये सारे क्या है? विटामिन है। ये सारे क्या है? पोषणीय पदार्थ है। तो हम क्या करेंगे? हम इन पोषणीय पदार्थों को परागकण से लेंगे और इनसे क्या बनवाएंगे? इस तरीके के कैप्सूल बनाएंगे, इस तरह की क्रीम बनाएंगे, इस तरह की हम एनर्जी शेक बनाएंगे, इस तरह की टैबलेट बनाएंगे। और इनको किसको देंगे? धावकों को देंगे। किसको देंगे? धावकों को देंगे। धावक क्या होता है?
धावक क्या होता है? एथलीट होते हैं। एथलीट समझ में आते हैं, जैसे भाग मिल्खा भाग। अब जरा सोच, भाग मिल्खा भाग वाले एथलीट यानी धावक, अगर इनको खाएंगे तो क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी तो और भागेंगे और भागेंगे और खाएंगे और भागेंगे और एनर्जी मिलेगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर हम ना दुबले पतले हैं, हम ये खा ले हम मोटे हो जाएंगे। बेटा ये मोटे नहीं करते हैं, ये आपको पोषण प्रदान करते हैं। सर ये मार्केट में कहाँ मिलेंगे? ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जो होती है, ज्यादातर पश्चिमी देश जो होते हैं, वहां पर इनको लिया जाता है। धीरे धीरे हम भी यूज में लेने लग गए हैं, धीरे धीरे हम भी ऐसी चीजों को उपयोग करने लग गए हैं। तो अभी आपको इसके कोई जरूरत है नहीं, अपना दाल रोटी खाओ, है ना, और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के गुण गाओ। ठीक है, प्रभु के नहीं गाने आपने, प्रभु के गाने के लिए अभी आपके पास टाइम है। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो प्रभु के गुण गाना। अभी अपने 3 सब्जेक्ट के गुण गाओ, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के गुण गाओ। ठीक है, तो दाल रोटी खाओ, पीसीबी के गुण गाओ, डन, है ना। चलो सो बेटा सिंपल सी बात थी, यहां पर सीधी सी बात दे रखी है। पराग जो होता है, परागकण जो होते हैं, उनमें क्या मिल रहे हैं? पोषणीय पदार्थ मिल रहे हैं। आहार संपूरक का मतलब, आहार मतलब क्या होता है? फूड। संपूरक मतलब उसमें पूर्ण रूप से आहार यानी पोषणीय पदार्थ मिल रहे हैं। तो हमने इन परागकणों को गोलियों के रूप में, क्रीम के रूप में, टैबलेट के रूप में हमने यूज में लेने लग गए। स्पेशली कहां पर देख? पश्चिम देशों में लिखा हुआ है। कहां पर? वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में इनको बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है। सिरप के रूप में, सिरप मींस लिक्विड, है ना, या गोलियों के रूप में ये बाजार में उपलब्ध होते हैं। अब ये किसको दिया जाता है? ये बेटा ज्यादातर किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को। लिखा हुआ है एथलीट, खिलाड़ियों को, और धावक अश्वों को, घोड़ों को, जिससे उनकी कार्य दक्षता यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। अब ये तो खिलाड़ी तो समझ में आ गया, घोड़ों को क्यों देते हैं? घोड़ों की सुना होगा तूने, रेस लगती है घोड़ों की रेस, बहुत सारा मिलियंस ऑफ पैसे क्या होता है उसमें लगाए जाते हैं। वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं यार, वो सट्टा बाजारी, सट्टा सट्टा, लोग जुआ जुआ खेलते हैं। इसका किसका? ये जो घोड़ों की रेस जो होती है, इसमें आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा। ठीक है, तो ऐसे घोड़ों को क्या दिया जाएगा मेरे भाई? घोड़ों को पोषण दिया जाएगा ताकि वो तेज दौड़े। ये थी सिंपल सी बात। अब यहां से यहां तक जो चीज लिखी हुई है उसको और फटाफट देख लेते बेटा। यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है दोस्त? यहां से यहां तक जो लिखा हुआ था, ये हो गया परागकण के फायदे, और ये हो गए परागकण के नुकसान। ये परागकण के फायदे, पोषणीय पदार्थ मिलेंगे। अब है परागकण के नुकसान, हमने देख लिया। लास्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है परागकण की जीवन क्षमता। परागकण की जीवन क्षमता अगर मैं देखूं कि परागकण कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं, परागकण कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं, तो बेटा यहां से सीधा सीधा नीट में प्रश्न पूछा गया है, और स्टार बना देता हूं सीधा सीधा। गेहूं और धान, धान समझ में आता है ना, चावल, इनके जो परागकण जो होते हैं वो 30 मिनट तक जिंदा रहते हैं। कितने मिनट तक? जीवन क्षमता मीन्स कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे, कितनी देर तक वो जीवित रह पाएंगे, तो 30 मिनट तक। वहीं अगर हम बात करें रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, ये क्या है बेटा? ये कुल है। ये पादपों के क्या होते हैं? कुल होती है, फैमिली होती है। जैसे जैसे आलू जो होता है वो किस में आता है? सोलेनेसी कुल में आता है। ठीक है, और रोजेसी जो होती है इसमें क्या आता है? रोज आते हैं, रोज। वाटर लिली, लिली जो होते हैं वो किस में आते हैं? लेग्यूमिनेसी में आते हैं। लेग्यूम, दालें जो होती है किस में आती है? लेग्यूमिनेसी में आती हैं। सो अलग अलग कुल होते हैं पादपों के। तो ये 3 कुल के जो पादप जो होते हैं, इनके जो परागकण होते हैं, उनकी जीवन क्षमता जो होती है वो कई महीनों की होती है। किसकी होती है? कई महीनों की होती है। क्या? जीवन क्षमता। कई महीनों तक जिंदा रह सकते हैं क्या? परागकण इनके।
बोलिए, यहां तक की बात समझ में आ गई है? चीज क्लियर हो गई है? डन डना डन डन। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? तो ये चीज याद रखनी है, आपने भूलना नहीं है। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। एक लास्ट बिंदु नर जनन अंग पुंकेसर से संबंधित, और वो ये, क्या हम पराग कणों को कई सालों तक प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं? तो याद रखना, पराग बैंक। मेरे भाई, आप मुझे बताइए, क्या आप अपने पैसे को कहां पर स्टोर करते हैं? बैंक में। सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, पैसा जमा रहता है। तो अब जरा सोचे, पराग कण को मैं कहां पर स्टोर करूंगा? जहां पर स्टोर करूंगा उस जगह को मैं क्या बोलूंगा? पराग बैंक। जहां पराग कण को क्या किया जाएगा? सर, पराग कण को स्टोर किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो सर, जब परागकण, अब प्रश्न दिमाग में आएगा, सर ये वाला जो परागकण ये तो 30 मिनट में खत्म हो लेता है सर? ये धान का, गेहूं का तो ये 30 मिनट में ही हो लेता है, ये तो पार 30 मिनट में खत्म होता है। तो फिर आप इसको कई सालों तक कैसे स्टोर कर सकते हो? ये तो खत्म हो जाएगा। तो बेटा याद रखना, इस पृथ्वी पर किसी भी कोशिका को अनलिमिटेड टाइम तक मैं, आप, हम सब ह्यूमंस स्टोर कर सकते हैं, वो भी जिंदा रख सकते हैं। बस उसको हम दो कंडीशंस अगर दे दे, कौन सी? -196 डिग्री तापमान और लिक्विड नाइट्रोजन। अगर ये हम काम कर देना, तो चाहे कोई सी भी कोशिका हो, हम उसको अनलिमिटेड टाइम तक क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। सर, किसी भी कोशिका को? हाँ, किसी भी कोशिका को। हाँ, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो अपनी मां से जुड़ा रहता है। एक कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जानते हैं ना? जानते हैं? एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी मां से जुड़ा रहता है एक नलिका के द्वारा, है ना? इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, जानते हैं ना? हाँ सर। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ना, उसके अंदर ब्लड होता है, और उस ब्लड में क्या होती है? स्टेम सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? स्टेम सेल्स। ठीक है। और उन स्टेम सेल्स की काबिलियत पता है क्या होती है? कि वो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, अगर उसका लीवर खराब हो गया, हार्ट खराब हो गया, इनफैक्ट ब्रेन खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, तो आपने उस बच्चे की उन स्टेम सेल को स्टोर कर लिया था। अब आप उन स्टेम सेल से क्या कर सकते हैं? उसके लीवर का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, उसके हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, उसकी बॉडी की किसी भी सेल का, किसी भी अंग का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। डन। तो ये चीज याद रखना, आप किसी भी सेल को अनलिमिटेड टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सोच समझकर मुझे बताना, एक कोशिका जिसकी जरूरत नहीं है, वर्ड पर फोकस करना, एक कोशिका जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन हम उसको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं, हम उसको एक ऐसी निष्क्रिय अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वो मरेगी तो नहीं लेकिन उपापचय रूप से जिंदा रहेगी। मरेगी तो नहीं, उपापचय रूप से जिंदा रहेगी, खत्म नहीं हो रही, निष्क्रिय अवस्था में डाल दी हमने। तो सोचो वो कोशिका कौन सी अवस्था में चली गई होगी? जिब्बात, जिब्बात, G0, 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 G0। अब इतनी सी बात अगर तूने सोच ली तो सोच, तेरे घर के अंदर, रसोई में, रसोई के अंदर डब्बों में क्या रखे हैं? बीज रखे हैं। वो बीज कौन सी अवस्था में? निष्क्रिय अवस्था में, प्रसुप्त अवस्था में होते हैं ना। तो मेरे भाई, मैंने एक पराग कण को प्रसुप्त अवस्था में डाल दिया, एक ऐसी अवस्था जिसमें वो खत्म तो नहीं होएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, एक अवस्था में चला जाएगा जहां वो खत्म तो नहीं होएगा, उपापचय रूप से सक्रिय रहेगा, विभाजन नहीं करेगा। वो करने के लिए इन पराग बैंक के अंदर हम ये वातावरणीय परिस्थितियां देते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, -196 डिग्री टेम्परेचर। ये जब हम देते हैं तो गुरु आप समझ गए होंगे क्या हो जाता है। ये था पूरा का पूरा पुंकेसर, A to Z चीज हमने पढ़ा दी है। अगर आपका कोई डाउट है तो बिंदास पूछिए, क्योंकि इसके बाद अब हम पढ़ेंगे स्त्री केसर। क्या पढ़ेंगे भैया?
स्त्री केसर। सर युक्तांडपी क्या होता है? ये देख, ये होता है युक्तांडपी। ये देख, ये लिखा हुआ है युक्तांडपी, पढ़ा दिया हम तुमको। सर इसमें इंसानों को भी रख सकते हैं। पता है ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है ना, ये लिक्विड नाइट्रोजन अगर मैं ये अपने हाथ पे डाल दूंगा ना तो मेरा हाथ खत्म हो जाएगा। सर फिर कोशिका खत्म नहीं होएगी। फ्यूम्स में रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन की फ्यूम्स निकलती है, धुआं जो निकलता है उसमें रखते हैं। सर ब्रोंकाइटिस को पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है? पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है कि ब्रोंकाइटिस? मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसने बोला था पूर्ण रूप से तो ठीक नहीं हो सकता, मेडिसिन चलती है। हाँ जी, एमएनसी की कुछ जानकारी दे दीजिए, हमारे पास नहीं है कोई जानकारी। सर अपरा क्या होती है? ये जब तू पढ़ेगा ना यहां पर स्त्री केसर तब बताऊंगा। सर वो स्पोरोपोलिन वाला समझ नहीं आया। अब वो कौन सा स्पोरोपोलिन वाला समझ में नहीं आया? ये इनऑर्गेनिक वाला पढ़ा दिया, रिवाइज करना लेक्चर को वापस से। सर जनन छिद्र का कार्य क्या होता है? जनन छिद्र वो छेद है जहां से एक नली निकलेगी, जिसको हम पराग नलिका कहते हैं। सर मोनोकॉल, ओ यार एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई, एक चीज रह गई। और वो एक चीज क्या रह गई थी? सॉरी 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 सॉरी, एक वर्ड रह गया क्या? मोनोकॉल्पेट और ट्राइकॉल्पेट। सॉरी 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 सॉरी, एक वर्ड रह गया था भैया। आपको मैंने जनन छिद्र बताया था, इधर देखना, यहां पर हमने जनन छिद्र की बात करी थी। ये क्या था बेटा? ये जगह क्या कहला रही थी? जनन छिद्र कहला रहा था। हाँ सर, जनन छिद्र कहला रहा था। मैं सीधा सीधा तेरे को सीधे मुद्दे पर आते, और वो ये कि मेरे भाई अगर ये परागकण है और उसकी ये मान ले इंटाइन है, ये परागकण है उसकी ये इंटाइन है। अब इसमें अगर मैं एक्साइन की बात करूं, ये एक्साइन, ये एक्साइन, तो तेरे को देखने से इतनी सी बात फील हो गई होगी कि यहां पर कितने जनन छिद्र है? सर एक जनन छिद्र है, एक जनन छिद्र है। जब एक जनन छिद्र होता है किसमें? परागकण में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोकॉल्पेट। और तीन जनन छिद्र होते हैं, एक येरा, एक येरा, एक येरा, यानी तीन जनन छिद्र होते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं। ठीक है सर, ये क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि चैप्टर का नाम है पुष्पी पादप, और पुष्पी पादप जो होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। बेटा ये जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है मोनोकॉट और एक का नाम होता है डाइकॉट। मोनोकॉट को हम बोलते हैं एक बीजपत्री और डाइकॉट को हम बोलते हैं द्विबीजपत्री। अब इतनी सी बात में अब आपको अगला कंफ्यूजन हो जाएगा, सर ये एक बीजपत्री ये क्या होते हैं? अभी मैं सिर्फ इतना सा बता रहा हूं, इस चैप्टर में जब तुम बीज पढ़ोगे, सर इस चैप्टर में बीज पढ़ेंगे, हाँ जब तुम इस चैप्टर में बीज पढ़ोगे ना, सीड पढ़ोगे, तब वहां पर आएगा एक बीजपत्री और आएगा द्विबीजपत्री। अभी सिर्फ इतना सा कि एक बीज के अंदर भ्रूण होता है। अगर ये भ्रूण जो होता है उसके अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है बीजपत्र। अब ये बीजपत्र जो होता है अगर एक होता है तो इसको हम एक बीजपत्री बोलते हैं, और अगर दो होते हैं कौन? बीजपत्र
तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री बोलते हैं। तो ऐसे बीज जिसके अंदर 2 बीज पत्र मिलेंगे, द्विबीजपत्री जिसके अंदर 1 मिलेगा, 1 बीजपत्री। तो आपके जो पुष्पीय पादप एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब ये चीज क्यों बताई, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये मिलती है किसमें, मोनोकॉट में यानी 1 बीजपत्रियों में, और ये वाली कंडीशन जो होती है मिलती है डाइकॉट में। सर इतना हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो गया कि चलो मोनोकॉट जो है उसमें मोनो आ रहा है, यहां पर भी मोनो आ रहा है, यहां पर ट्राई आ रहा है और यहां पर डाई आ रहा है। तो मेरे भाई यहां पर मोनोकॉट का मतलब 1 बीजपत्री यानी बीजपत्र, बीज के अंदर 1 बीजपत्र है। यहां पर मोनोकॉल्पेट का मतलब कि 1 बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके जो परागकण होते हैं उन परागकणों में जनन छिद्र 1 होता है। तो यहां पर मोनो का मतलब 1 और ये मोनो का मतलब 1 था, लेकिन यहां पर कॉल्पेट का मतलब 1 जनन छिद्र और यहां पर कॉट का मतलब क्या था, बीजपत्र। अब यहां पर हमने क्या बोला है, तो ये डाइकॉट जिनमें 2 बीजपत्र होंगे लेकिन इनके परागकण में 3 छेद होंगे, तो इसलिए हमने क्या बोला, ट्राइकॉल्पेट। सर कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षमता रखता है, ये कैसे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई साहब। कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, परागकण लेंगे, वर्तिकाग्र पर रखेंगे, अगर उग जाएगा यानी जिंदा है, नहीं उगेगा तो सीधी सी बात है, खत्म हो लिया भाई। सर हमारा कमेंट नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है स्माइली, हाँ जी चलो जी। सर पार्थीनियम को काऊ खाती है तो वो बीमार नहीं होगी, अरे वो क्यों बीमार होगी भाई, उसमें कोई जहर थोड़ा ना है। परागकण उसके हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे अंदर जा रहे हैं। ये सचिन वर्मा। जनन छिद्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जर्म पोर, ऑलरेडी लिख दिया है बेटा। सर साइनोबैक्टीरिया में केंद्रक होता है या नहीं होता, साइनोबैक्टीरिया बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका है। सर पॉलिनियम क्या होता है बेटा जी, याद रखना पॉलिनियम पर्टिकुलरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पॉलिनियम तुमको याद आ रहा है, हमने ये पढ़ा था, ये 4 लघु बीजाणुधानी है। एक लघु बीजाणुधानी से क्या निकलेंगे, परागकण, इससे भी क्या निकलेंगे परागकण, इससे भी क्या निकलेंगे परागकण, इससे भी क्या निकलेंगे परागकण। अब पर्टिकुलरली एक पादप होता है जिसके अंदर सारे के सारे परागकण जुड़ जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो परागकणों का क्या मिलता है, गुच्छा मिलता है, गुच्छा। परागकण फ्यूज्ड हो जाते हैं तो एक बड़ी सी संरचना बनती है जिसका नाम होता है पॉलिनियम। केमिस्ट्री का क्लास हुई, केमिस्ट्री का क्लास 4:45 से, अरे भाई साहब सॉरी क्लास बंद करते हैं, मिलते हैं क्या नेक्स्ट लेक्चर यानी कल, और बात करेंगे स्त्री केसर की। कल मिलते हैं दोस्त, सॉरी मैंने देखा नहीं था, सॉरी कल मिलते हैं, स्त्री केसर पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।